नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान से अंत तक देखते रहें। इसके साथ अगर आप लोगों को इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। ये आपका रिविजन भी हो सकता है और आप आने वाले एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं ये भी जज हो सकता है। सो अंत में मुझे कमेंट करना मत भूलिए कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपने कितना सही किया। चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी अपनी शुरुआत कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। पहला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज्य का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले की गई थी राजस्थान से। राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत की गई थी पंचायती राज्य की। कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। और देश के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1959 में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। इसी कारण से देश भर में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पंचायती राज्य दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो क्या उत्तर होगा? 24 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पंचायती राज्य दिवस के रूप में। और इसको लागू किसने किया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। कहां से लागू किया था? राजस्थान के नागौर से लागू किया था। कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे ये सेशन पसंद आए तो जरूर लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मोटिवेशन का सोर्स है, मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देता है। सो आज के लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। आई होप आप लोग सब इसे कंप्लीट करेंगे, मुझे मोटिवेटेड करेंगे और अच्छी वीडियो लाने के लिए। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। किसके अंतर्गत? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आपको बता दो कि इसी 11वीं अनुसूची में ही पंचायती राज्य प्रावधान को जोड़ा गया था। अब कब जोड़ा गया था? 1992 को जोड़ा गया था संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा। इसी के अंतर्गत जो है संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत त्रिस्तरीय यानी 3 स्टेज में जो हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था है उसको जोड़ा गया था। इसके अलावा ग्राम पंचायत का गठन किस भाग के अंतर्गत किया गया? तो भाग 4 के अंतर्गत किया गया। और भाग 9 के अंतर्गत किया गया था किसमें? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। इसके अलावा भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ही ग्राम पंचायत के गठन का विवरण है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य का प्रावधान है? भाग के बारे में बात की जा रही है, तो थोड़ी देर मैंने पहले बताया भी। आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे। किस भाग में पंचायती राज्य का प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज्य का प्रावधान है। और भाग 9 किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। हमारी पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है हमारी। और अगर पूछा जाए कि किसके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के अंतर्गत ही हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले मतदान देने की आयु थी 21 वर्ष, पर अभी हमारी आयु कितनी है? 18 वर्ष में हम मतदान दे सकते हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया? किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया? तो संविधान 61वें संविधान संशोधन के बाद ही 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान देने की आयु। इसके अलावा कब ये संशोधन किया गया था? 1989 में किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 के संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्यों की गई? ताकि देश के उन युवा वर्ग को जिसे अभी तक कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके और अपना सही जो है प्रतिनिधि चुन सके। इसी के लिए 21 से घटाकर 18 वर्ष की दी गई थी 61 संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में लागू हुआ था। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? पहले लोकसभा का कार्यकाल था 6 वर्ष, उसके बाद कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। और कब किया गया ये पूछा जाए तो 1978 में किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें कार्यकाल को घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा बता दो कि संपत्ति के अधिकार को भी इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया था? संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाया गया 300
के खंड ए के अनुसार, यानी 300 के खंड क के अनुसार कानूनी अधिकार बनाया गया था संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो किसकी परामर्श ली जाती है? तो सही उत्तर है उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र की जो संघीय सरकार है उसको राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या तो संविधान में स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति शासन उसी स्थिति में भी लागू किया जाता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या तो गठबंधन में स्पष्ट बहुमत साबित ना कर सका हो। और आपको बता दूं कि अगर किसी राज्य में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से नहीं चला पा रही है सरकार, या तो सरकार भंग हो गई है, उस स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है और ये अपील करता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे तो कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो वो अधिकतम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। इसके अलावा बता दूं कि पहले राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए लगाया जाता है, उसके बाद में दोनों सदनों द्वारा उसे पारित होने के बाद 6 महीने बढ़ाया जाता है और 6 महीने बढ़ाकर मैक्सिमम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से कई और प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कितने तरह के आपातकाल की बात की गई है हमारे संविधान में। तो 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल जिसे अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, राष्ट्रपति शासन जिसे अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल जिसे अनुच्छेद 360 में रखा गया है। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि भारत में राष्ट्रपति शासन कब से शुरुआत हुई? 1950 से लेकर अब तक कुल 125 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है और भारत में राष्ट्रपति शासन की शुरुआत सबसे पहले 1951 में हुई थी। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो वो लगा था पंजाब में। इसके अलावा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार अभी तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो केरल और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 9 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सही उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर होता है, वो अपना त्यागपत्र देता है विधानसभा के उपाध्यक्ष को। इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। जब बात अनुच्छेद की आई है तो बता दूं कि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की रचना के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 170 राज्य में विधानसभाओं की संरचना के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 171 में राज्य में विधान परिषद की संरचना के बारे में लिखी गई है। मैं कोशिश करूंगा कि अलग से वीडियो बना दूं जिसमें सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को इंक्लूड कर दूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? बस मुझे लाइक करना है, मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं एनकरेज हूं और अच्छी वीडियो आपके लिए ले पाऊं। आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 60। बट एक बात ध्यान में रखिए, जो 60 न्यूनतम संख्या है उसका भी अपवाद है। जैसे गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम में जो है इसकी संख्या 60 से भी कम है। प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, और आयु की बात करते हैं तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह राज्यपाल से संबंधित है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो सही उत्तर है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के अंतर्गत की जाती है। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्य में एक से अधिक मतलब 2 राज्य के राज्यपाल एक हो सकते हैं, यानी एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी और राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत की जाती है, आपको ध्यान में रखनी है। अब जब बात राज्यपाल की आई है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयार है? अगर आप लोग कुल 6 प्रश्नों में से
4 से ज्यादा प्रश्न के उत्तर देते हैं ताकि एग्जाम के लिए तैयार है, वरना आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पहला प्रश्न कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है? लिखा है अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद की नियुक्ति की जाने वाले व्यक्ति की योग्यताओं के बारे में लिखा गया है। नियुक्ति की जाती है संविधान संशोधन किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 153 के अंतर्गत। पर उसकी योग्यताओं के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है? 157 के अंतर्गत। इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में लिखा गया है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। इसके अलावा एक ही राज्य में एक से ज्यादा राज्यों में राज्यपाल जो है एक राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत लिखी है। और संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद अनुमति, यानी कि उनका कार्यकाल राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो राज्यपाल बना रह सकता है, इसके बारे में लिखा है अनुच्छेद 156 में। इसके अलावा नॉर्मली राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए बताइए मुझे कि कम से कम एक राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे कमेंट करेंगे क्या आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे, आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर आता था कि नहीं। तो अगला प्रश्न, आई होप आप लोग सब इसका उत्तर कर पाएंगे कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है एक गवर्नर यानी राज्यपाल होने के लिए, जैसे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी लाभ के पद पर वो पद नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल को पद में गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर, राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अगर कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो किसके द्वारा शपथ दिलाया जाएगा? तो उसके बाद जो सबसे वरिष्ठ या तो उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश हैं उनको राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है उनके द्वारा। तो ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से ही तैयारी कीजिए ताकि सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हो। अगले प्रश्न के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया कि राज्यपाल पद पर बना रह सकता है, यानी कब तक एक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो सही उत्तर है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। पर नॉर्मली एक राज्यपाल की कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, पर उनकी रिटायरमेंट डिपेंड करती है राष्ट्रपति के ऊपर। अगर राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? यानी किसी राज्य में पहली राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल थी? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसके अलावा सुचिता कृपलानी अगला नाम है, कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि अगेन उत्तर प्रदेश से थी। अगला नाम है सुषमा स्वराज, ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इनका देहांत हुआ, सो ये चर्चे में रही है, सो ये प्रश्न बन सकता है। अब आप मुझे बताएंगे कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अभी तक हम लोगों ने राज्यपाल को देखा कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसके अलावा जब बात मुख्यमंत्री की आई है तो मुख्यमंत्री के बारे में 5 प्रश्न पूछता हूं। अगर आप 3 से ज्यादा उत्तर कर पाए तो आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। पहला प्रश्न कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला प्रश्न कि सामान्यतः राज्यपाल किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री होता है, किसको मुख्यमंत्री चुना जाता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। जिस प्रकार के लोकसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा राज्य में शासन को व्यवस्थित अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है कौन? हमारे प्रधानमंत्री। इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, सहायक और प्राण करदाता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री।
अगला प्रश्न है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, यानी कितनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करता है एक राज्यपाल एक राज्य में। तो सही उत्तर है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, उसी प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत यानी नॉमिनेट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है। तो सही उत्तर ऐसे कंडीशन में सिर्फ महान्यायवादी जो होता है वही भाग ले सकता है, जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है पर किसी भी सदन के कार्रवाई में भाग ले सकता है, पर उसको वोटिंग की राइट नहीं होती है। महान्यायवादी की बात आई है तो अनुच्छेद 76 से 88 यानी 88 में भारत में महान्यायवादी के संबंध में वर्णित है। भारत के महान्यायवादी जो होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वो सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता का जिम्मेदार होता है और उसको मुख्य कार्य यही होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि हमारे प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जी थे। सबसे लंबे समय तक किसका कार्यकाल था महान्यायवादी के रूप में, इन्हीं का था MC सीतलवाड़ जी का। हमारे अभी कौन है महान्यायवादी, KK वेणुगोपाल जी हैं। कितने नंबर के थे, 15वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं KK वेणुगोपाल। 2017 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो सही उत्तर है प्रथम लॉ ऑफिसर यानी विधि अधिकारी भारत सरकार का होता है कौन, भारत का महान्यायवादी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत सरकार के सारे कानूनी अधिकार जो है इनके पास होती है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, यानी भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके अलावा एक और होता है सॉलिसिटर जनरल। कौन है हमारे सॉलिसिटर जनरल, अभी तुषार मेहता जी हैं अभी तक, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर 2019 तक के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो जिस प्रकार से सेंट्रल में होते हैं कौन, महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में कौन होते हैं, महाधिवक्ता। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनके बारे में लिखा है। अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकता है। जिस प्रकार से भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकता है, इसी प्रकार से किसी भी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य कर सकता है। वो कभी भी उनको पद से हटा सकते हैं। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। इसके अलावा महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देता है, और राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो केवल 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का सदस्यता हासिल करना होगा, वरना उसे मंत्री पद जो पद है उससे त्याग देना होगा। तो अगले प्रश्न का उत्तर आई होप आप लोग सब कर पाएंगे कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया विधानसभा अध्यक्ष किसको देता है, विधानसभा उपाध्यक्ष को। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, इसके अलावा इनकी तमाम शक्तियों के बारे में क्या क्या हो सकता है, और आज तक के तमाम स्टैटिक प्रश्न जो कि मुख्यमंत्री से जो कि प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक, सबसे कम आयु के, सबसे ज्यादा आयु के, सारे प्रश्नों का कलेक्शन मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सम्मिलित कर दिया है। आज तक जितने भी प्रश्न बने हैं प्रधानमंत्री से संबंधित, ये सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए, एक भी प्रश्न आपके प्रधानमंत्री संबंधित इससे बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपके लाइक सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, जरूर मुझे लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।